आज का हमारा टॉपिक होगा लागत लेखांकन में एक विशेष प्रकार का चैप्टर है मटेरियल, जिसको हम सामग्री के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ सब्सक्राइबर्स ने अपनी क्वेरीज में ये पूछा है कि इसके एमसीक्यू करवाया जाए। एमसीक्यू के लिए हमारे पास लागत लेखांकन की यानी कि कॉस्ट अकाउंट की जो बुक है, इसमें मटेरियल नाम का एक चैप्टर है जिसे हम सामग्री बोलते हैं, और इसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा। इस चैप्टर में एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम जो हमारे पास किताब मौजूद है, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसमें एमसीक्यू की प्रॉब्लम आपको दिखाया जाए। अगर मिल गया तो ठीक है, इससे सॉल्व करा जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम दूसरी किताब निकालेंगे और उससे चेक करेंगे कि इसमें है कि नहीं। हमारा कोचिंग सेंटर गाज़ियाबाद में मौजूद है। अगर आप यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित हैं, यहाँ पर निवास है आपका, तो आप यहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं। मटेरियल चैप्टर जो कि आपके सामने ये मौजूद है, यहाँ पर लिखा है मटेरियल कंट्रोल कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भाई हम एमसीक्यू की प्रॉब्लम को चेक कर रहे हैं। अगर एमसीक्यू की प्रॉब्लम मिल गई तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम होगा, अगर नहीं मिलेगी तो भाई फिर तो मामला डेंजर होगा। फिलहाल यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं परीक्षा हेतु संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें एमसीक्यू लेवल का इस बुक में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई हैं। यहाँ पर एमसीक्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बुक जो है एमसीक्यू के लेवल से अटैच बहुत कम लग रही है। इसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, इस बुक में तो भाई एमसीक्यू की प्रॉब्लम है नहीं। देखते हैं दूसरी बुक में। हमारे पास एक बुक और भी है, काफ़ी पुरानी है, लागत लेखांकन के सिद्धांत एवं प्रयोग। अब इसमें देख लीजिए, जितने लोगों के हाथों में ये किताब हमने दी है उतने स्टूडेंट ने इस पर नाम छाप के फेंक दिया है। अवधेश, काजल, रविंदर, ललित, क्या बात है। जितने लोगों को दिया गया पढ़ने को, सबने अपने अपने नाम की यहाँ पर मुहर लगा दी है। फिलहाल चलिए, इससे हमें क्या मतलब है, अब हम देखते हैं, अपने टारगेट पर पहुँचते हैं। इसमें भी एमसीक्यू है या नहीं है ये जानने की कोशिश करेंगे। मटेरियल यानी ये सामग्री आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, और यहाँ से परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अभी एमसीक्यू प्रॉब्लम आया नहीं है। यहाँ पर भी वस्तुनिष्ठ प्रॉब्लम है। वस्तुनिष्ठ प्रॉब्लम यहाँ पर मिला है, मिल गया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जिसका मतलब है यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम मिल चुका है। जो इसमें सब्सक्राइबर थे वो कहाँ के रहने वाले हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मटेरियल नामक चैप्टर से एमसीक्यू की प्रॉब्लम कहा है कि इस पर वीडियो सर आप बना दीजिए। तो इस पर हम वीडियो अब बनाने चल रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, और इससे आपको सबसे बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों की भाषाओं में यानी दोनों लैंग्वेज में आप इस प्रश्न को समझेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत ही फटाफट देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लगभग कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी इनमें से कौन सा लेखांकन रिकॉर्ड है। क्या ये बिल ऑफ मटेरियल्स यानी सामग्री बिल है, या बिन कार्ड है, या स्टोर्स लेजर है, या ऑल ऑफ दीज है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, स्टोर्स लेजर, यानी ये है इसका सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड फॉर इशूइंग मटेरियल्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसमें है परचेज रिक्विजिशन नोट, स्टोर रिक्विजिशन नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट, स्टोर्स क्रेडिट नोट। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है स्टोर्स क्रेडिट नोट, यानी कि डी इसका सही जवाब है। लास्ट में हम आंसर आपको दिखा देंगे, वहां से आप ये चेक कर लेना जो हमने बताया है वो सही है या गलत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबद्ध होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इशूज आर क्लोज टू करेंट इकोनॉमिक वैल्यूज। क्या ये लीफो मेथड है या फीफो मेथड है या ये हीफो मेथड है या वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है? तो इसका सही जवाब है लीफो मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, सतत सामग्री जांच निम्न में से किसका अंग है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ एनुअल स्टॉक टेकिंग यानी वार्षिक सामग्री जांच, परपीचुअल इन्वेंट्री निरंतर सूची पद्धति का, या एबीसी एनालिसिस आभासा विश्लेषण का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी परपीचुअल इन्वेंट्री यानी कि निरंतर सूची पद्धति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है आभासा विश्लेषण में मदों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन एबीसी एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स यानी सामग्री का विनियोग मूल्य, या कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल्स सामग्री का उपभोग मूल्य, या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड यानी प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, या ऑल ऑफ दीज। तो सही जवाब है इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स यानी सामग्री का विनियोग मूल्य ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न पद्धतियों में से किसमें सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इशूज ऑफ मटेरियल्स आर प्राइस्ड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। वर्ड यहाँ पर बड़े छोटे छोटे लिखे हैं, मेरा मन कर रहा है इसको थोड़ा बड़ा करूँ, ये अब कुछ सही मजेदार लग रहा है। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति, या स्टैंडर्ड प्राइस मेथड प्रमाप मूल्य पद्धति, या रिप्लेसमेंट मेथड प्रतिस्थापन मूल्य पद्धति, या स्पेसिफिक प्राइस मेथड विशिष्ट मूल्य पद्धति। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड यानी प्रमाप मूल्य विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न पद्धतियों में से किसमें उत्पादन को चार्ज की जाने वाली रकम वास्तविक लागत पर नहीं होती, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द चार्ज टू प्रोडक्शन इज नॉट एट एक्चुअल कॉस्ट। क्या ये वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, या स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है, या रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है, या ऑल ऑफ दीज, या ये सभी है? तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रेरित करना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक रीचेस द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट ए परचेज रिक्विजिशन। क्या ये मिनिमम लेवल है यानी न्यूनतम स्तर, या मैक्सिमम लेवल अधिकतम स्तर, या रीऑर्डर लेवल पुनर्आदेश स्तर, या एवरेज लेवल औसत स्तर? तो इसका सही जवाब है रीऑर्डर लेवल, यानी कि 8वें का सही जवाब सी है।
क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टॉक नियंत्रण की निम्नलिखित पद्धतियों में से किस पद्धति का उद्देश्य सामग्री की चयनित मदों पर ध्यान केंद्रित करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल एम्स एट कंसंट्रेटिंग एफर्ट्स ऑन सेलेक्टेड आइटम्स ऑफ मटेरियल्स। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यानी निरंतर सूची पद्धति, मटेरियल टर्नओवर सामग्री आवर्त, या मैक्सिमम मिनिमम एंड रीऑर्डर लेवल सेटिंग अर्थात अधिकतम न्यूनतम और पुनर्आदेश स्तर निर्धारण, या एबीसी सिस्टम यानी आभासा प्रणाली। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है एबीसी सिस्टम यानी आभासा प्रणाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आर्थिक आदेश आकार ज्ञात करने का सूत्र क्या है? द फार्मूला टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज। इसमें से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का जो बेस्ट फार्मूला है आखिर वो कौन सा है? तो इसकी जानकारी के लिए इसमें 4 प्रकार के फार्मूले दिए गए हैं, उसमें से सही फार्मूला कौन सा होगा यह क्वेश्चन के लिए देखना है। तो ये है हमारा सही जवाब डी, यानी इसका सही जवाब है, अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अगर फार्मूला यानी EOQ को पता लगाएं क्या है, तो वह है 2RCP/CH, यानी 2 की मल्टीप्लाई रिक्वायरमेंट से होगी इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से होगी अपॉन कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में है लीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। द यूज ऑफ लीफो मेथड इज सुटेबल। लीफो मेथड का प्रयोग हम कहाँ पर अच्छा मानते हैं? क्या ये एट राइजिंग प्राइसेज कीमत वृद्धि की दशा में, या एट फॉलिंग प्राइसेज घटती कीमत की दशा में, या एट कांस्टेंट प्राइसेज स्थिर कीमत की दशा में? इसमें 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन और मान लेते हैं ऑल ऑफ दीज, जो मोस्टली मिलता है। तो इसका सही जवाब है कीमत वृद्धि की दशा में, यानी एट राइजिंग प्राइसेज। लीफो मेथड एट राइजिंग प्राइसेज वाली विधि के लिए ही उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है, यानी द यूज ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल एट राइजिंग प्राइसेज कीमत वृद्धि की दशा में, एट फॉलिंग प्राइसेज घटती कीमत की दशा में, एट कांस्टेंट प्राइसेज स्थिर कीमत की दशा में। तो सही जवाब है एट फॉलिंग प्राइसेज, क्योंकि लीफो में राइजिंग प्राइसेज है तो फीफो में फॉलिंग प्राइसेज होगा, अपोजिट तो रिलेशन है ही इनका। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत सामग्री का निर्गमन बाजार में प्रचलित मूल्य पर होता है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स मटेरियल इज यूज्ड एट द लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। क्या ये लीफो विधि में संभव है, या फीफो में, या रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में, या वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में? तो इसका सही जवाब है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, यानी प्रतिस्थापन मूल्य विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है कीमत में वृद्धि होने की स्थिति में स्कंध मूल्यांकन की किस विधि की प्रकृति बेचे गए माल की अधिक लागत निर्धारित करने की होती है? अर्थात ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेज व्हिच इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड टेंड्स टू फिक्स ए हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ये लीफो मेथड में होता है, यानी लीफो विधि में, या फीफो विधि में, या इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में? तो इसका सही जवाब है लीफो मेथड, यानी पहला ए सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 में है पुनरादेश स्तर होता है, यानी रीऑर्डर लेवल है सुरक्षा स्टॉक से कम, यानी लेस देन द सेफ्टी स्टॉक, या इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक यानी सुरक्षा स्टॉक के बराबर, या मोर देन द सेफ्टी स्टॉक यानी सुरक्षा स्टॉक से अधिक, या नोन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मोर देन द सेफ्टी स्टॉक यानी सेफ्टी स्टॉक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 आदेशन लागत को कहा जाता है।
ऑर्डरिंग कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम एक और नाम जानते हैं, क्या है उसका नाम? क्या वो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है जिसे अधिप्राप्ति लागत कहते हैं, या सेटअप कॉस्ट है यानी स्थापन लागत, या ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर अर्थात आदेश लागत है, या उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी को आदेशन लागत कहा जाता है। धारण व्यय में शामिल नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड इन द होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट में क्या चीज़ शामिल नहीं होता? क्या इंश्योरेंस ऑफ स्टोर यानी भंडार गृह का बीमा, या गोदाम का किराया रेंट ऑफ गोडाउन, या डेप्रिसिएशन अर्थात ह्रास, या क्रय हेतु आदेश देने के व्यय अर्थात ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द परचेज। तो इसका सही जवाब है लास्ट वाला, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ फॉर परचेज यानी क्रय हेतु आदेश देने के व्यय। क्वेश्चन नंबर 18, मितव्ययी आदेश मात्रा के बिंदु पर एट द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कुल आदेश लागत एवं कुल वहन लागत समान होती है, यानी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट, या कुल आदेश लागत की तुलना में कुल वहन लागत अधिक होती है अर्थात टोटल कैरिंग कॉस्ट इज मोर देन द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, या कुल वहन लागत की तुलना में कुल आदेश लागत अधिक होती है अर्थात टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मोर देन टोटल कैरिंग कॉस्ट, या नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है भैया बी, ए, सी, डी, इनमें से कौन सा सही जवाब है? लगभग मुझको लग रहा है तो कंफ्यूज कर दिया यार। अच्छा, इसका सही जवाब है ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सही जवाब है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट, यानी ए ही इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लगभग समापन की ओर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ समाप्त होने वाला है आपका। ये है 19 नंबर, ये मैंने यहाँ आंसर भी लिखा है सबका, बाद में जो मैंने आंसर बताए हैं उन सभी आंसर्स को आप यहाँ मिला सकते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर हम ऐसे ही देख लेंगे। ABC विश्लेषण के अंतर्गत आ श्रेणी में ऐसी मदों को रखा जाता है जिसकी वार्षिक उपभोग मात्रा होती है। अंडर ABC एनालाइजिज सच आइटम्स आर केप्ट इन ए कैटेगरी हुज एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी आर 15 to 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल आइटम्स, या 5 to 10% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल आइटम्स, या 70 to 75% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल आइटम्स, या नॉन ऑफ दीज। इनका कहना है कि ABC एनालाइजिज जो है सामग्री की विश्लेषण विधि है, एनालाइजिज मेथड है, उसमें हम ABC कैटेगरी में जिन मटेरियल्स को रखते हैं आखिर उसमें ए कैटेगरी में कौन सा मटेरियल शामिल है। तो इसका सही जवाब आपको देना होगा। इसका सही जवाब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, जब सबके सामने आंसर ही खुला हुआ है। तो यहाँ 19 है, उसका आंसर है बी। तो ये दिखाई दे रहा है 5 से 10% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल आइटम, सभी आइटम्स का 5 से 10% क्वांटिटी होनी चाहिए, वही ए कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस मेथड का, जो MCQ बेस्ड मटेरियल चैप्टर है। इसमें लिखा है ABC विश्लेषण के अंतर्गत ए श्रेणी की मदों पर नियंत्रण हेतु अपनाने हैं। अंडर ABC एनालाइज फॉर कंट्रोल ऑन आइटम्स ऑफ ए कैटेगरीज अडॉप्टेड, विशेष नियंत्रण उपाय यानी स्पेशल कंट्रोल मेजरमेंट अपनाना है, या शिथिल नियंत्रण उपाय यानी स्लैक कंट्रोल मेजर्स, या मध्यम नियंत्रण उपाय यानी मीडियम कंट्रोल मेजर्स, या नॉन ऑफ दीज। तो भैया इसका सही जवाब तो यहीं लिखा हुआ है 20 का ए, और ये है स्पेशल कंट्रोल मेजर्स, यानी इसका सही जवाब है ए। तो इस प्रकार से हमने आपको 20 MCQ बेस्ड प्रॉब्लम बताया है, सुना दिया है, समझा भी दिया है, और यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के आंसर हैं। जो मैंने आंसर आपको बताया है, सुनाया है, समझाया है, वह आंसर आप मिला सकते हैं। वीडियो को देखा कीजिए, देख करके इनको आप पहले नोट कर लो,
और नोट करने के बाद फिर जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसका आंसर आप यहाँ से मैच कीजिए। 18 क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ से, ये तो बंद था, हम पीछे ही देख देख के पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर आप मिला लेंगे। सभी का जवाब सही है या गलत आप ज़रूर देखेंगे। वैसे हमने सही बताया है, कोई गलती नहीं है। और हमारा कोचिंग सेंटर गाजियाबाद में है, राजनगर एक्सटेंशन के पास। अगर यहाँ के आसपास के अगर कोई स्टूडेंट हैं जो कोचिंग लेना चाहते हैं तो नूरनगर सिहानी शाकुंभरी मंदिर के पास कोचिंग है, यहाँ पर आप आराम से कोचिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं वो 11वीं क्लास से स्टार्ट है और 11वीं 12वीं बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए की क्लासेस चलती हैं। और साइंस साइड का कोई स्टूडेंट है तो 11वीं और 12वीं क्लास के उसके भी यहाँ पर बैचेस लगते हैं, यानी पीसीएम पीसीबी, इस प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर आराम से कोचिंग ले सकते हैं। आज की वीडियो एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। शायद वो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उन्होंने अच्छा खासा अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन उनके रिक्वेस्ट के मुताबिक मुझे लग रहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अकाउंटेंट वगैरह या इसी प्रकार का कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं जिसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है। और अगर आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं और आपके सिलेबस में एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए। अब हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रही है और हम आपसे पुनः दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए कॉमर्स एक अच्छा फ्यूचर है, अच्छा भविष्य है। इसमें अगर आप एक बार एंट्री लेंगे, इसकी तह तक जाइए, इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के समय में किसी भी कंपनी में अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट अगर कोई कंपनी रखती है तो उसको पप्पू बंदा तो नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल इंटेलिजेंट कैंडिडेट चाहिए जो निपुण हो, जिसे हर प्रकार की नॉलेज हो। आप खाना पूर्ति करने के लिए पढ़ाई मत कीजिए। अगर आपको मन में आपकी यह है कि भाई हम डिग्री ले लेंगे, डिप्लोमा ले लेंगे, परंतु वह सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। इसलिए आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। किसी कंपनी में अगर हम जाते हैं तो कंपनी वाले सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। अगर आपको काम आता है तो आप हाँ बोलेंगे, अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपको सबसे पहले वो काम ही दे देगा, कहेगा फलाना काम है जाके करके दिखाइए इसको। और अगर आपसे वो काम नहीं हुआ तो इसका मतलब आप वहाँ पर पप्पू साबित हो जाएंगे। और इसी प्रकार से फिर वो यही बोलेगा कि भाई चलो मैं बाद में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल के लिए अभी तो टाल ही है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जॉब आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अभी मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग मैक्सिमम नॉलेज ग्रहण करने की कोशिश करें। जितना आपका अपने सब्जेक्ट से संबंधित अच्छा ज्ञान होगा तभी आप टैलेंटेड कहलाएंगे। और इसी प्रकार से अगर आप टैलेंटेड होते जा रहे हैं तो आपका ब्राइट फ्यूचर भी बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं। काफ़ी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। 23-24 मिनट से ज़्यादा अगर वीडियो बन जाती है तो बच्चे भी बार बार बटन दबा दबा करके यही टाइम चेक करने लगते हैं कि यार पता नहीं कितना मिनट और चलेगा ये। तो इस प्रकार से मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को और वीडियो यहीं बंद कर रहे हैं। अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जो भी वीडियो अगली आने वाली है वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अधिक अपने स्वजनों मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।